Welcome back to FD classes. Hello everyone. This is the third part of Geography chapter Resources and Development. Students, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि what is definition of resources. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा. सेकेंड पार्ट में हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट और रिसोर्स प्लानिंग. अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज. इससे पहले कि थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पढ़ लीजिए. क्यों? क्योंकि वो पढ़ने के बाद थर्ड पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पार्ट, लैंड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को. नेचुरल वेजिटेशन यानी जो भी पेड़ पौधे ज़मीन पे उगते हैं. उसके बाद वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर भी तो ज़मीन पे ही रहते हैं. ह्यूमन लाइफ, हम भी ज़मीन पे ही रहते हैं. उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम कारोबार आसमान पर जा कर के नहीं करते, ज़मीन पे ही करते हैं. और ट्रांसपोर्ट, आपने रोड तो देखा ही होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़मीन के ऊपर होता है. उसके बाद अब इतना इम्पोर्टेंट है लैंड, तो ये कितनी है? तो लैंड इज़ लिमिटेड, ये लिमिटेड है. अगर वो लिमिटेड है तो हमने उसको कैसा यूज़ करना चाहिए? हमने उसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए. हमने उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए. जो चीज़ अनलिमिटेड होती है नो प्रॉब्लम, उसको कैसे भी इस्तेमाल करो, लेकिन जो चीज़ लिमिटेड होती है उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया. अब इंडिया में ये इम्पोर्टेंट रिसोर्स लैंड के कितनी है और कैसी है? तो 43% इंडिया में जो लैंड है वो है प्लेन्स. और प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल होती है. और प्लेन्स यानी कि ज़मीन सीधी होती है, लैंड सीधी होती है. इसके लिए वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है. अब पढ़ते हैं हम लोग माउंटेन्स. माउंटेन्स, पहाड़, तो वो हैं 30%. टोटल एरिया जो लैंड का है इंडिया में, उसमें 30% माउंटेन्स है. और उसमें उसका फ़ायदा क्या है हमको? उसका फ़ायदा ये है कि माउंटेन से पेरेनियल रिवर्स फ्लो होती है. पेरेनियल रिवर्स यानी क्या? पेरेनियल रिवर्स यानी वो रिवर्स जो पूरे साल बहती रहती है. अब इसका तुमको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो रिवर जो थोड़े दिन बारिश के अंदर, बारिश के महीनों में और कुछ बारिश के बाद बहती है, तो उससे हम लोग थोड़ा ही फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन वो रिवर जो पूरे साल बहती है, उससे हम पूरा साल फ़ायदा उठा सकते हैं. तो कितनी इम्पॉर्टेंट है माउंटेन्स, क्योंकि वो रिवर्स को बहाते हैं पूरे साल. और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी संभाल के रखते हैं माउंटेन्स. अब आगे बढ़ते हैं प्लेट्यूज. प्लेट्यूज हैं, वो हैं 27%. अब प्लेट्यूज यानी क्या? प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहते हैं. ये माउंटेन्स की तरह ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते और प्लेन्स की तरह एकदम नीचे भी नहीं होते. अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स. यहाँ पर बहुत होते हैं, ये रिच होती है फॉसिल फ्यूल्स में. फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम एक्सेट्रा, और मिनरल्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, आयरन, कोल एक्सेट्रा. नाउ लेट्स स्टडी लैंड यूज़. लैंड यूज़ का मतलब कि लैंड कैसे यूज़ होती है, किन किन चीज़ों में यूज़ होती है. तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे फॉरेस्ट, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, देन नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, फैलो लैंड, कल्टीवेशन. इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी वो एरिया जहाँ पर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन पेड़ उग जाते हैं. बैरन लैंड, बैरन लैंड यानी जो जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं बैरन लैंड. हम लोग कह सकते हैं बंजर ज़मीन. देन वेस्ट लैंड. वेस्ट लैंड यानी कि वो लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चरल यूज़ तो हो सकता है उसका, लेकिन फिर भी उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में, क्रॉपिंग के लिए नहीं लिया जा रहा है, वो होता है वेस्ट लैंड. देन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, वो लैंड जिसको नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जैसे फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए, रोड्स हो गए, उसको उस चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है.
दैट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। फैलो लैंड यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर तो होता है, लेकिन बार बार एग्रीकल्चर की वजह से ज़मीन ने अपना फर्टिलिटी खो दी है। अब फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए ज़मीन को, लैंड को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, विदाउट एग्रीकल्चर छोड़ दिया जाता है, उसको कहते हैं फैलो लैंड। कल्टीवेशन लैंड यानी बाकी सब ज़मीनें जो होती है, बहुत सारी ज़मीनें कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन यानी क्रॉपिंग, हम लोग जो अनाज उगाते हैं वो। देन नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि हाउ मच लैंड, कितनी ज़मीन में एक साल के अंदर खेती की गई, क्रॉपिंग किया गया, उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। नाउ लैंड यूज इन इंडिया, इंडिया में लैंड कैसे यूज होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की जो एरिया है लैंड की वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब उसको कैसे यूज होता है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर क्या है, उसमें आएंगे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। व्हाट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी यानी कि उस लैंड के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, वह सब आएगा टोपोग्राफी। क्लाइमेट यानी उसका एवरेज टेम्परेचर कैसा है। उसके बाद सॉइल टाइप, फर्टिलिटी है कि नहीं है, रॉकी है, कैसा है सॉइल। देन ह्यूमन फैक्टर, अब ये सब तो नेचुरल फैक्टर था, फिजिकल फैक्टर था, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पॉपुलेशन कैसी है, घनी आबादी है कि कम लोग रहते हैं। अगर घनी आबादी होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, थिक डेंसिटी होगी, तो लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे ज़्यादा, लैंड को ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए नहीं रखेंगे। इसी तरह से अगर लो डेंसिटी होगी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, तो वो हिसाब से लोग ज़मीन को यूज़ करेंगे। देन कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर कैसा है, जैसे पहले लोगों का कल्चर था स्लैश एंड बर्न टेक्निक, तो वो कल्चर था, उनका ट्रेडिशन था। लेकिन अभी हर इलाके का अलग अलग ट्रेडिशन होता है, उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है लैंड यूज़ को। नाउ लैंड यूज़ डाटा, तो इंडिया, कोई भी कंट्री अपने लैंड यूज़ का डाटा तैयार करती है और उसके हिसाब से देखा जाता है कि लैंड किस तरह यूज़ हो रही है और कौन से काम में यूज़ हो रही है। फॉरेस्ट कितना है, बैरन लैंड कितना है, वेस्ट लैंड कितना है, और नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कितनी ज़मीन यूज़ की जा रही है, फैलो लैंड के लिए कितना यूज़ किया जा रहा है, कल्टीवेशन के लिए कितना यूज़ किया जा रहा है, और फिर नेट सोन एरिया कितना है, ये सब निकालती है। इसको कहते हैं लैंड यूज़ डाटा। तो लैंड यूज़ डाटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सिर्फ 93% ही सर्वे कर सकती है इंडिया। क्यों? अभी तक 93% का ही सर्वे हुआ है, 7% अभी बाकी है। वो 7% क्या बाकी है? तो आसाम के कुछ एरियाज का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ने भी कश्मीर को कुछ अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो पाकिस्तान और चाइना के अंडर में जो कश्मीर है उसका भी हम सर्वे नहीं कर सकते। तो इस तरह से 93% ही इंडिया का लैंड यूज़ का सर्वे हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, डी को हटा दो तो ग्रेडेशन हो गया, उसको ग्रेड करना, डिग्रेड करना, कम करना, उसकी वैल्यू को कम कर देना, उसको खराब कर देना। तो कैसे होगा लैंड डिग्रेडेशन? तो सबसे पहले डिफॉरेस्ट्रेशन यानी कि फॉरेस्ट को कट करना, पेड़ काटने से लैंड खराब होंगे। ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा घास काटना। और देन क्वारिंग यानी ऊपर मिनरल्स को निकालना। माइनिंग, ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकालना। थ्रोइंग वेस्ट, अब प्लास्टिक वगैरह हम जो थ्रो करते हैं, इस तरह से याद रखिए कौन कौन सी चीज़ों से लैंड डिग्रेडेशन होगा। डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवरग्रेजिंग, क्वारिंग, माइनिंग एंड थ्रोइंग वेस्ट ऑन द लैंड। अब ये देखिए, हमने ये पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जिस चीज़ से डिग्रेड होता है उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे डिफॉरेस्ट्रेशन, तो डिफॉरेस्ट्रेशन का उल्टा करो, अफॉरेस्ट्रेशन, काटना बंद करो, उगाना शुरू करो पेड़। फिर प्लानिंग, शेल्टर बेल्ट प्लान करो। देन कंट्रोल ओवरग्रेजिंग कर रहे थे तो डिग्रेडेशन हो रहा था,
अब उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल्ड में ग्रेजिंग करवाएंगे एनिमल्स को, तो क्या होगा उससे डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल में आएगा। फिर थॉर्नी बुशेस हम उगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सैंड ड्यून्स जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, वो थॉर्नी बुशेस उसको कंट्रोल करते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो सैंड ड्यून्स यहाँ से वहाँ उड़ नहीं पाएगा। अब माइनिंग एक्टिविटी को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। माइनिंग तो करना ही पड़ेगा, डेवलपमेंट हमको करना है, माइनिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। सोच समझ करके कहाँ पर से माइनिंग करनी, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, तब जा करके हम कंट्रोल कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना कि लैंड डिग्रेडेशन किससे होता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग और मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वैसे ही उसको कंट्रोल करने के लिए उसके सब अपोजिट पॉइंट्स आएंगे, अफॉरेस्ट्रेशन, उसमें आएगा प्लांटिंग शटर बेल्ट, फिर कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 3 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेकिन ये चैप्टर का एंड नहीं है, हम अगले पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।